हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज से हम ऑब्जेक्टिव का सेशन भी चालू कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल रहे हैं। तो चलिए, आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और थ्योरी का पर्सन नहीं किए हैं तो आप लोग थ्योरी का वीडियो जाकर देख लीजिए। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये 2019 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी जर्मनी का और इटली का जो एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन सा? ऑस्ट्रिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यानी यूरोप वासियों के लिए किस देश का विज्ञान एवं साहित्य जो है प्रेरणा का स्रोत बना है? तो यूनान का। किसका? यूनान का। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आप लोग देखिएगा, एक मिनट। देखिए, चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखें, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यानी यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। जितने बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए, यह क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार पूछा गया है। तो चलिए, हम लोग इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए, उसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, सीदान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीदान का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो सीदान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। यानी सीदान का युद्ध जो हुआ था किस किस के बीच हुआ था? कौन कौन से देश के बीच? तो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। चलिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। यानी कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जो कहा था फ्रांस यदि छींकता है तो यूरोप में जितने जो देश हैं वो क्या होता है? तो वहाँ पे सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कौन कहा था? मेटरनिक ने कहा था। कौन? मेटरनिक। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान का विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो एक बहुत बड़े विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था क्या था? हीगेल्स। यानी बिस्मार्क जो प्रभावित थे वो हेगेल्स विद्वान से प्रभावित थे। यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर,
नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 13 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय राष्ट्र से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया? यानी जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया था? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर। तो वो थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। यह बहुत ही अच्छे शासक थे। चलिए, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिएगा, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे थ्योरी का पर्सन नहीं किए हैं वो आप लोग जाकर जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम वन शॉट वीडियो रोज डालते हैं और उसको आप लोग देखकर 300 मार्क ला सकते हैं, यानी फर्स्ट डिवीज़न आप लोग आराम से ला सकते हैं। थोड़ा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा। जिस तरह से हम वीडियो डालते हैं उस सभी को देखते चलिए, और अपने आप जो लिखते हैं, यानी हम जो वीडियो डालते हैं उसमें थ्योरी पर्सन और ऑब्जेक्टिव का भी रिवाइज करते रहिएगा, तो आप लोग 300 मार्क्स फिक्स ही ला ही लीजिएगा। ये फर्स्ट डिवीज़न आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की जो क्रांति हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था था। क्या था? निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी नामक संगठन से था, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का भी बी आंसर आ जाएगा। मेजनी किस संगठन से संबंधित थे? तो वो कार्बोनरी संगठन से संबंधित थे। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 16 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? यह 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? तो बुर्बो वंश की। कौन सा वंश? बुर्बो वंश का स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था। उसके बाद चलिए आगे की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। किसने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कूटनीति के बल पे कूटनीति के बल से इटली की समस्या को पूरे यूरोप में फैला दिया? तो वो थे कॉन्ट काबू। यानी कॉन्ट काबू एक ऐसे कूटनीतिज्ञ थे जो अपने कूटनीतिज्ञ बल से पूरे देश में क्या कर दिया? पूरे यूरोप में इटली की समस्या को फैला दिया। और 18 नंबर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पर्सा का शासक था, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो पर्सा का शासक था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, यानी मेजनी। इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। और ये 2019 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। चलिए, और मेजनी ने ही यंग इटली की भी स्थापना किया था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 20 नंबर। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवे राइन की स्थापना कौन सी राज्य ने की थी? तो पर्सा ने की था। कौन? पर्सा। चलिए, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह सेशन पहुंच सके और दूसरे बच्चे की भी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं, जो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? यानी नेपोलियन किस संघ की स्थापना जर्मनी में किया था, यह हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो क्या है? राइन संघ। राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्दी ने। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्दी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग देखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीदान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? तो डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? काबूर कौन था? काबूर कौन था? यानी काउंट काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था और एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। क्या था? एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था काउंट काबूर। इन्होंने ही इटली की समस्या को पूरे यूरोप में फैला दिया था। चलिए अगला, उसके बाद क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? यानी कौन सी ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 27 नंबर, सेदोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी क्या क्वेश्चन में कहा जाता है, जो सेदोवा का युद्ध हुआ था उसमें किस देश की पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसका? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑस्ट्रिया पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 नंबर। 28 में क्या कहा जा रहा है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था की स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र। यानी राजतंत्र ही था लेकिन संविधानिक था। यानी संविधान एक लिखा गया था और उसके द्वारा राजतंत्र चलाया जा रहा था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये हम लोग का 29 नंबर, मारिओन किस देश के राष्ट्र का प्रतीक है? यानी राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है? मारिओन जो है वो किस देश का राष्ट्रवाद प्रतीक है? तो फ्रांस का। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, फ्रांस। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क भी एक प्रकार का क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क भी एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ ही था। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक यानी जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद का जो अवधारणा का जन्म जो माना जाता है वो किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म पुनर्जागरण के बाद माना जाता है। यानी पुनर्जागरण जो हुआ था उसके बाद ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? कौन सी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के बीच हुआ था? यानी
एंड्रियापोल की संधि किसके बीच हुआ था? तो रूस के बीच हुआ था। रूस। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सेशन पाने के लिए सेशन को लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को लग रहा होगा कि सर पहले से ही बुक में टिक मार के आते हैं और आप बताते चलता है, तो देखिए ये हम पिछले साल भी इसी बुक से बताए थे, बच्चे सबको ऑब्जेक्टिव कराए थे और अच्छी खासी आंसर आए, यानी अच्छे खासे स्कोर लेकर आए थे बच्चे। और आशा है कि आप लोग भी अच्छे खासे स्कोर लेकर आइएगा।